हेलो हेलो बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर। वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज ब्रांच अकाउंटिंग को आज लगा देंगे ठिकाने। जैसा हमने कहा था, इस सीरीज के अंदर हम आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जिस एक सिंगल क्वेश्चन में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाती है पूरे चैप्टर की, और वो पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड भी होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बायबैक और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अभी तक करा चुके हैं। बायबैक में एक ऐसा क्वेश्चन उठाया था जिसमें कैलकुलेशन, फॉर्मूलेज, जनरल एंट्री, बैलेंस शीट सब हो गया उस चैप्टर में, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कैश फ्लो का इंस्टीट्यूट डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन पूछ रहा है, जब से नया सिलेबस आया तब से वैसा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दिया। लेकिन सर ब्रांच में कैसे कराओगे? ब्रांच में तो फॉरेन अलग है, डिपेंडेंट अलग है, जनरल एंट्रीज अलग है। हाँ, और इंस्टीट्यूट वहां से कहीं से भी पूछ सकता है। हाँ, तो ब्रांच का आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू अदर लेक्चर्स। लेकिन ब्रांच में हमने क्या तरीका अपनाया है? इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है, जो वो पूछ रहा है जब से नया सिलेबस आया है, 6 नंबर का क्वेश्चन, चाहे जनरल एंट्री बेस्ड हो, चाहे ट्रेडिंग पीएनएल बनाने हो, चाहे डिपेंडेंट का हो, सब कवर हो जाएगा आज की सिंगल वीडियो में, और कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। और आपके अटेम्प्ट के लिए सितंबर 25 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाले हैं ब्रांच के लिए। इतने भी कर जाओगे प्रॉपर तरीके से, इस वीडियो को देखने के बाद अपने हाथ से सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को, तो काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताओ अगला कौन सा चैप्टर लेकर के आए बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बोथ ग्रुप्स की जो हम रिवीजन करा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, टॉप क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन्स हो गई, मैराथन्स हो गए, हर एक सब्जेक्ट के लिए वो हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना हो जाता है बेहद जरूरी। ये हमारी पीडीएफ आप देख सकते हैं, इसमें हमने आईटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जो इंस्टीट्यूट का पैटर्न है, और इसमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे ब्रांच के। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग एड्रेस करके चलेंगे कमेंट को, ठीक है? ओके सर, अब ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। मैं आईसीआई की साइट से ओपन कर लेता हूं और करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। मैसर्स मरीना हैविंग हेड ऑफिस एट चेन्नई हैज अ ब्रांच एट हैदराबाद। हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 60%। बच्चा पार्टी, बिजनेस का नाम है मरीना, हेड ऑफिस है चेन्नई में, ब्रांच है हैदराबाद में। ओके सर, हेड ऑफिस है चेन्नई में, ब्रांच है हैदराबाद में। ओके सर, याद रखना है पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 60%। हेड ऑफिस जो भी सेल करता है वो होलसेल में ही करता है, रिटेल सेल करता है नहीं, होलसेल करता है। और कितने में करता है? कॉस्ट प्लस 60%। मान लो हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 रुपीज है तो वो होलसेल में सेल करेगा 160 में, कॉस्ट प्लस 60% यानी 160 में। 100 में 60% यानी 60 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 160। ओके सर, ये अभी तक की बात लिखी हुई। आगे, गुड्स आर सेंट टू इट्स ब्रांच एट होलसेल प्राइस दैट इज कॉस्ट प्लस 60%। हेड ऑफिस अपने ब्रांच को भी अगर सामान देता है तो 160 में ही देता है, 160 में देता है, कोई कोताही नहीं, कोई मार्जिन नहीं, कोई छूट नहीं, अपनों के लिए कोई छूट नहीं, धंधे में कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं। ब्रांच एट हैदराबाद इज होली एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड। जो ये ब्रांच है हैदराबाद वाली, ये रिटेल ट्रेड करती, ये होलसेल ट्रेड नहीं करती बच्चा पार्टी, ये रिटेल ट्रेड करती है होली पूरे तरीके से। ओके सर, एंड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%। और हैदराबाद जब सेल करती है, हैदराबाद ब्रांच, तो अपना रिटेल प्राइस यानी सेल प्राइस कितना रखती है? कॉस्ट टू हेड ऑफिस में 80% ऐड कर दो। हेड ऑफिस की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपए, उसमें 80% यानी 80 ऐड कर दो, ब्रांच का सेल प्राइस आया 180। प्लीज रीड वेरी केयरफुली। गुड्स आर सोल्ड बाय ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%। हेड ऑफिस की कॉस्ट 100, वो हमने अज्यूम की थी, वो आप किसी भी क्वेश्चन में अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 80% यानी 180। 100 ही अज्यूम करना किसी भी क्वेश्चन में, अज्यूम करना पड़े तो। ओके सर, हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 में 80% यानी 80 जोड़ दो तो ब्रांच का सेल प्राइस आता है 180। सर यहाँ टू हेड ऑफिस ना लिखा होता तो हम ब्रांच की कॉस्ट में 80% ऐड करते हैं, और ब्रांच की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 160। ब्रांच को कितने में मिल रहा है सामान? 160 में, अपने हेड ऑफिस से 160 में मिल रहा है। अगर टू हेड ऑफिस, कॉस्ट टू हेड ऑफिस वर्ड में लिखा होता, खाली कॉस्ट वर्ड लिखा होता, तो 160 प्लस 80% फिर ब्रांच का सेल प्राइस आता 288। लेकिन वो केस नहीं है, वो कह रहे हैं हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 में 80 जोड़ दो,
तो ब्रांच का सेल प्राइस आता है यानी 180। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। फिर यानी हेड ऑफिस खरीदता है 100 में, बाहर किसी को देता है तो 160 में, अपनी ही ब्रांच को देता है तो 160 में, और ब्रांच आगे सेल कर देती है 180 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कुछ डाटा दे रखा है चेन्नई ऑफिस का यानी हेड ऑफिस का, और हैदराबाद ऑफिस यानी ब्रांच का, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स एंड सेल, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह वगैरह। ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। ओके सर जी, ओके सर जी। चलो तेरे बच्चों, चलो 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 चलो। अब सर 2 ट्रेडिंग और P&L बनाने सर, 2 अलग अलग फॉर्मेट बना ले। ए यार तुम कैसी बात करते हो यार। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस पर्टिकुलर्स, और इसी में 2 कॉलम बना लो, हेड ऑफिस ब्रांच, पर्टिकुलर्स हेड ऑफिस ब्रांच। ओ ठीक है सर जी, पेपर में भी ऐसे ही करना है सर। अरे हाँ भाई हाँ, इंस्टीट्यूट ये थोड़ी कहता टाइम फोड़ो तुम जबरदस्ती का। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आओ तो डाटा पुट करना शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक 75,000, परचेजेस 925, ये हेड ऑफिस का है, ब्रांच में है ही नहीं। तो हेड ऑफिस में ओपनिंग स्टॉक 75,000, परचेजेस 9,25,000। उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और परचेज डेबिट साइड आता है, इतना पता होगा आपको। और ब्रांच में 0 है इसलिए डैश छोड़ दिया। ओके सर, नेक्स्ट इज व्हाट, गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने अपनी ही गुड्स को सामान भेजा है 3,60,000 में। इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हो, आपको पता है गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ आएगा। हेड ऑफिस के यहां से क्रेडिट साइड, क्योंकि चला गया क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और ब्रांच के यहां आ गया तो डेबिट साइड 360। ओके सर, तो हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड आ जाएगा 3,60,000 और ब्रांच में डेबिट साइड आ जाएगा 3,60,000। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। उसके बाद सेल्स दोनों की दे रखी है 1025 और 270, बहुत बढ़िया, 1025 और 270। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000 3,000। ओके सर, ये सब P&L में जाएंगे जीपी निकालने के बाद, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ देना। 9,000 3,000। सैलरी दे रखी है 13,700 2500, ऑफिस एक्सपेंस सैलरी P&L में आ जाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ देना क्लोजिंग स्टॉक और जीपी के लिए। ओके सर, तो क्वेश्चन का डाटा पुट हो चुका है सर जी, क्वेश्चन का डाटा पुट हो चुका है सर जी। ओके सर, ओके सर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, जिससे फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी हमारी सारी बात क्लोजिंग स्टॉक पे आकर टिक गई है। हमें हेड ऑफिस और ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, हमें हेड ऑफिस और ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है बच्चा पार्टी, हेड ऑफिस और ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओके सर, ओके सर। बहुत ही साधारण चीज है वैसे तो, बहुत ही साधारण चीज है वैसे तो। कैसे निकालेंगे, देखो हेड ऑफिस के पास शुरू में इतना था 75, बहुत बढ़िया सर। इतना और खरीद लिया 925, बहुत बढ़िया सर। इतना बेच दिया बाहर लोगों को 1025, और इतना अपनी ब्रांच को भेज दिया 360। तो हमारे पास कितना बचा, निकाल लो। बहुत ही सिंपल है तो, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो कर दे सर, कर दे कि 75 शुरू में था प्लस 925 और खरीद लिया, माइनस बाहर सेल कर दिया 1025 और अपनी ही ब्रांच को भेज दिया 360। तो हमारे पास बचा इतना है। तो नेगेटिव आ रहा है सर, आएगा ना, आएगा। क्योंकि एक पॉइंट का और ध्यान रखना है, एक पॉइंट का और ध्यान रखना है। क्या सर जी, ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर है, ये परचेजेस कॉस्ट प्राइस पर है, और ये सेल्स किस पर है, ये सेल प्राइस पर है। गुड सेंड टू ब्रांच किस पर है, ब्रांच को कितने में देते हैं 160 इनवॉइस प्राइस पर। यानी ये जो 2 फिगर्स है 75 और 925, ये 100 पर है, कॉस्ट प्राइस पर है। और ये जो सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस जो बाहर बेचा और अपनी ब्रांच को बेचा, कितने में बेचता है हेड ऑफिस 160 में। तो ये दोनों फिगर्स 160% पर है, इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है। 160 वाली फिगर्स को भी 100 पे लेकर के आओ, फिर ये फॉर्मूला लगाओ तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। ओके सर, ओके। तो 10,25,000 को 100% पे लेकर के आओ, ये 160 पर है। 10,25,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 10,25,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 640,625, 640,625। ठीक है सर। 360 को भी लेकर के आओ, 360 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 2,25,000। अब जरा निकालो बच्चों, अब ये सारी फिगर्स 100% पर है, अब निकालो। अब कंपैरिजन हो सकता है, फॉर्मूला लग सकता है। शुरू में था 75 प्लस और खरीद लिया 925 माइनस बाहर वालों को बेच दिया 640,625 और अपनी ही ब्रांच को दे दिया 2,25,000। ये बचा 134,375। आ गया क्लोजिंग स्टॉक,
134375 आ गया क्लोजिंग स्टॉक, आ गया क्लोजिंग स्टॉक। यस सर, यस सर, यस। ऐसे ही ब्रांच में लगाओ, ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस परचेजेस 0 प्लस हेड ऑफिस से आया 360, हेड ऑफिस से आया 360 और हमने बेच दिया कितना 270। अब हेड ऑफिस से जो आया है ये 160 पे है, याद रखना। क्यों? हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान कितने में देता है? 160 में। ऊपर देखा था आपने, ये देखो, हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान देता है 160 में और ब्रांच आगे कितने में सेल करती है? 180 में। तो ये जो 270 वाली फिगर है ये 180 पर है, इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए पहले 270 वाली फिगर को भी 160 पे लेकर के आओ। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 160। 2,70,000 ये 180 पर है तो 180 से डिवाइड कर दो, हमें चाहिए 160 पर तो 160 से मल्टीप्लाई कर दो। 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। तो 360 का सामान हमारे पास आया था हेड ऑफिस से, जिसमें से हमने 240 का बेच दिया, क्या बचा? 120। 120। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके सर, ओके सर। याद रखना बच्चा पार्टी, ब्रांच को कॉस्ट कितनी पड़ती है? 160। ब्रांच की कॉस्ट प्राइस है 160, अब ब्रांच का सेल प्राइस है 180। तो ये जो 270 वाली फिगर थी 180 पे लिखी हुई थी, हमें चाहिए 160 पे, इसलिए 270 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 160। ओके सर, ओके सर। क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो जीपी भी निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। यस सर, 519,375 और 30,000। इसे कैरी फॉरवर्ड कर लो जीपी को P&L में, 519,375 और 30,000। अब फाइनली स्टॉक रिजर्व और निकाल दो और आपका काम चलेगा, आपका काम चलेगा। स्टॉक रिजर्व क्या है? ये जो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000। इसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉफिट है जो खुद ने खुद से ही कमाया है, जो हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच से कमाया है, लेकिन अभी वो सामान तो गोदाम में ही रखा हुआ है। यस यस यस। ये 120 फिगर ये किस पर है? 160 पर है। ये 1,20,000 की फिगर 160 पर निकाली हमने। हाँ बिल्कुल सर। क्यों? कॉस्ट प्राइस 160 था इसकी कैलकुलेशन में। हाँ, सेल प्राइस 270, 2,70,000 180 पे था, पर हम उसे 160 पे ले आए थे। हाँ, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है 120, ये भी किस पर है? 160 पर। ये कैसे निकलेगा? ब्रांच स्टॉक रिजर्व 1,20,000 160 पर है, जिसमें 60 का प्रॉफिट है। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60, 45,000। आपका नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल करके आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। सर ये स्टॉक रिजर्व एक बार और बता दो। स्टॉक रिजर्व निकाला जाता है ब्रांच के यहाँ उस क्लोजिंग स्टॉक पर जो हेड ऑफिस से आया है और हेड ऑफिस ने कुछ मार्जिन लगा के भेजा था। आई रिपीट वंस मोर, हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को अगर कुछ सामान प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके देती है और उसमें से कुछ सामान ब्रांच के यहाँ बच जाता है ईयर एंड पर, क्लोजिंग स्टॉक में बिकता नहीं है, तो फिर स्टॉक रिजर्व निकलता है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व। हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है उसको। क्या हमारे केस में वो क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में वो केस लग रहा है? हाँ, हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को सामान 160 में देती है, ना कि 100 में। अब ब्रांच के यहाँ 1,20,000 का सामान उसमें बचा हुआ है, तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व निकलेगा हेड ऑफिस अकाउंट में, P&L में डेबिट साइड आएगा हेड ऑफिस की बुक्स में। ठीक है सर। कैसे निकलेगा? कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 120 डिवाइड बाय किस बेस पर है? वो 160 पर है। प्रॉफिट मार्जिन कितना उसमें? 60। क्यों? 100 की चीज 160 में दी थी ना हेड ऑफिस ने ब्रांच को। ठीक है सर, ठीक है सर। हेड ऑफिस ने ब्रांच से कितना कमाया? 60 रुपया। 120 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60। वही तो निकालना है कि हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच से कितना कमाया। वो हटाओ, वो नकली प्रॉफिट, असली प्रॉफिट नहीं है। हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच से कमा रही है, दैट इज नॉट द रियल प्रॉफिट। इसलिए 120 डिवाइडेड बाय 160 इंटू हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच से कितना कमाया? 60, 45। ओके सर, दिस इज इट। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट ये हमारा जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है। ये हमारा जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है सर जी। पेपर के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, पेपर के क्वेश्चंस, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होना चाहिए। क्यों? जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उससे आसान है ये क्वेश्चंस, और वो भी ब्रांच जैसे चैप्टर में। ओ माय गॉड। Commission income of 7,500 allocated to branch by head office, but still no entry is passed in the books of branch. 7,500 रुपए की कमीशन की इनकम है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को दी है, एलोकेटेड टू ब्रांच, ब्रांच को दे दी बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने 7,500 की इनकम हेड ऑफिस ने ब्रांच को दे दी, ब्रांच ने कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो करो ब्रांच की एंट्री, करो ब्रांच की एंट्री। इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हाँ, कमीशन इनकम को क्रेडिट करो। कहां से आई है? हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस अकाउंट टू कमीशन इनकम 7,500, 7,500। दिस इज इट।
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, रूल याद रखो, इनकम को क्रेडिट करते हैं। सेकंड, हेड ऑफिस पेड 12,000 डायरेक्टली टू वन ऑफ द ब्रांचेस सप्लायर, और ब्रांच की एंट्री होने रखी। हेड ऑफिस ने ब्रांच के क्रेडिटर, सप्लायर यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। याद करो जनरल एंट्रीज वाली क्लास, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच क्रेडिटर्स पेड बाय हेड ऑफिस, क्या एंट्री थी? ब्रांच क्रेडिटर्स पेड बाय हेड ऑफिस, क्या एंट्री थी? सर ब्रांच के क्रेडिटर्स की यानी ब्रांच की उधारी की पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दी, तो सर उधारी तो ब्रांच की कम हो जाएगी, क्रेडिटर्स तो ब्रांच के कम हो जाएंगे। हमें ब्रांच की एंट्री करनी है इस क्वेश्चन में, ब्रांच के एंगल से सोचो, ब्रांच की उधारी कम हो जाएगी, नो डाउट। और उधारी यानी लायबिलिटी जब कम होती है, आपने पॉडकास्ट लेक्चर में बताया था, तो उसको डेबिट करते हैं, बिल्कुल सही, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। अब बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, क्यों? ब्रांच ने पेमेंट थोड़ी करी, हेड ऑफिस ने करी, इसलिए क्रेडिट क्या होगा? हेड ऑफिस अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, सब हमारे नोट्स में पहले से ही लिखा हुआ है। थर्ड केस, रेमिटेंस ऑफ 85,000 इज सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। 85,000 रुपीज भेजा है ब्रांच ने हेड ऑफिस को, जिसकी एंट्री हेड ऑफिस ने कोई नहीं करी है, तो हेड ऑफिस करेगा, हम थोड़ी, हम तो ब्रांच के अकाउंटेंट इस क्वेश्चन में। थर्ड केस में नो एंट्री इन ब्रांच बुक्स। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा था, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच की एंट्रीज करनी है आपको। और ब्रांच ने अगर पैसा भेजा 85,000 का, तो ब्रांच ने तो एंट्री पैसा भेजते टाइम ही कर दी होगी, हेड ऑफिस क्या नहीं पहुंचा, तो हेड ऑफिस जाने, हेड ऑफिस करेगा एंट्री, जो करेगा, हमें नहीं करनी, हम तो ब्रांच के अकाउंटेंट है, हमारे हाथ केवल ब्रांच की बुक्स में चलेंगे इस क्वेश्चन में। वहां एंट्री हो रखी है पहले ही, दोबारा नहीं करनी, इसलिए नो एंट्री। ब्रांच पेड 9800 एज सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉय, ब्रांच ने पेमेंट करी है, सबसे पहली बात तो ब्रांच की बुक्स में क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, हम जानते हैं सर, जब जब पेमेंट होगी बैंक क्रेडिट होगा, ये हम सीख चुके हैं। किसकी पेमेंट करी ब्रांच ने? हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को, तो भाई डेबिट क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस, क्योंकि ये कौन सा केस है? हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस का खर्चा पे कर दिया ब्रांच ने, तो ब्रांच का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, हाँ, लेकिन खर्चा डेबिट नहीं होगा ब्रांच का, क्यों? ये खर्चा ब्रांच का था ही नहीं, खर्चा हेड ऑफिस का था, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। ब्रांच कह रही है हमने अभी पे कर दिया है टू बैंक अकाउंट, ले लेंगे हेड ऑफिस से, क्योंकि हमारा खर्चा था ही नहीं, हेड ऑफिस का था, इसलिए हेड ऑफिस को कर दिया डेबिट, तुझसे ले लेंगे, अभी हमने पे कर दिया, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस तुझसे ले लेंगे, अभी हमने पे कर दिया, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके सर, बट द अमाउंट पुट हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, लेकिन गलती से ब्रांच ने ये एंट्री पास कर दी, सैलरी टू बैंक होनी चाहिए थी, हेड ऑफिस टू बैंक कर दी, सैलरी टू बैंक, तो बैंक अकाउंट तो ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही किया है, बट हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, किया नहीं, अब कर दो। और सैलरी अकाउंट डेबिट करना ही नहीं था, जबरदस्ती डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट करके हटा दो। डेबिट की गद्दी पे गलत आदमी को बिठा दिया, सैलरी को बिठा दिया, उसे क्रेडिट करके भगाओ, और सही आदमी हेड ऑफिस अकाउंट को ला करके बिठाओ, तो एंट्री क्या बनेगी? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ओके सर, ओके सर। ब्रांच परचेज फर्नीचर फॉर 18,000 थ्रू चेक, बट द फर्नीचर अकाउंट वाज रिटेन्ड इन हेड ऑफिस बुक्स, नो एंट्री हैज बीन पास। ब्रांच ने 18,000 का फर्नीचर खरीदा है चेक से, जबकि फर्नीचर अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में बना हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, तो क्या होगा सर? खरीदा ब्रांच ने, पेमेंट ब्रांच ने करी, तो बैंक अकाउंट ब्रांच का क्रेडिट होगा, और फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट कर नहीं सकते, क्यों? फर्नीचर आपने खरीदा जरूर है, पर उसका अकाउंट हेड ऑफिस पे बन रहा है, तो तुम हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर दो, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर को नहीं कर सकते, हेड ऑफिस को तो कर सकते हो। यस सर। ब्रांच इनकर्ड 5500 एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ हेड ऑफिस, हमारी ब्रांच ने 5500 का खर्चा किया है दूसरी ब्रांचेस के लिए, तो सर जी क्या होगा? पेमेंट तो हमने करी है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन हम दूसरी ब्रांचेस से नहीं लेंगे, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन आपने पढ़ा था, पैसा हेड ऑफिस से ही मांगेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, यानी आखिरी दो एंट्री सेम रहेंगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है 6 नंबर में, 5 मिनट भी लगेंगे इनको सॉल्व करने में, आपको 5 मिनट भी लगेंगे। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग फर्नीचर परचेज, ये सब नरेशंस लिख देना आप लोग। ओके सर, नेक्स्ट। कुल्लू ब्रांच शिमला, ठीक है, बिजनेस का नाम है बेस्ट एंटरप्राइजेस, कुल्लू में उसकी एक ब्रांच है। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। लो भैया, बिजनेस का नाम है बेस्ट एंटरप्राइजेस, हेड ऑफिस कहां है बताया नहीं है, ब्रांच कुल्लू में है शिमला में है ये बता दिया। एक मिनट, फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन कुल्लू ब्रांच ऑफ बेस्ट एंटरप्राइजेस ऑफ शिमला। हेड ऑफिस ये शिमला कुल्लू अलग अलग है यार, है ना? हाँ, कुल्लू मनाली और शिमला हाँ अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है सर। तो ये आ गया इधर
शिमला, हेड ऑफिस शिमला में है, ब्रांच कुल्लू में है। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। हेड ऑफिस को अगर सामान 100 में पड़ता है तो वो अपनी ही ब्रांच को देता है 20% ऐड करके, यानी कि 120 में, 120 में। ओके सर, ओके सर। ब्रांच सोल्ड गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%, और ब्रांच फर्दर सेल करती है इनवॉइस प्राइस यानी 120 प्लस 25%। ओहो हो। याद रखना, हेड ऑफिस जिस प्राइस पर सामान देता है ब्रांच को, उसे इनवॉइस प्राइस कहते हैं। हेड ऑफिस को पड़ा 100 में, उसे कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने दिया ब्रांच को 120 में, उसे इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हो या कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब ब्रांच बेच रही है कितने में? इनवॉइस प्राइस यानी 120 प्लस 25%, कितना हो गया? 120 प्लस 25%, 150, 150 रुपया देगा, 150। कितने में बेचेगा? 150। ओके सर। और भी जानकारी आपको दे रखी है। स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कॉस्ट प्राइस यानी 100 पर 225। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा 1485, वो भी कॉस्ट प्राइस पर दे रखा है, याद रखना। ओके। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 75,000। देख लेंगे क्या करना है सबका, ब्रांच की सेल्स, एक्सपेंसेस ब्रांच के, ये सब डाटा आपको दे रखा है। और आपसे क्या मांगा है? ट्रेडिंग पी&एल बना दो ब्रांच का, ट्रेडिंग पी&एल बना दो ब्रांच का। क्या आप रेडी हैं ट्रेडिंग पी&एल बनाने के लिए, ब्रांच का ट्रेडिंग पी&एल बनाने के लिए? हाँ सर जी, हम रेडी हैं ब्रांच का ट्रेडिंग पी&एल बनाने। आओ सर, इसको काट, एक गलत आ गया है। इन द बुक्स ऑफ कुल्लू ब्रांच ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके सर जी, ओके सर जी। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है? अब मेरी बात को बहुत गौर से सुन लेना। आप कहोगे सर 2,25,000 है, लेकिन यहां लिखा हुआ है 2,70,000। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसका ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं? ब्रांच का, ब्रांच का। ब्रांच का कॉस्ट प्राइस कितना है? 120। ब्रांच का कॉस्ट प्राइस कितना है? 120। ब्रांच का सेल प्राइस कितना है? 150। तो ट्रेडिंग अकाउंट ना कॉस्ट प्राइस पर बनता है। किस पर बनता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो इसमें अगर हम ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें ब्रांच का कॉस्ट प्राइस यानी 120 पे आएंगी फिगर्स, जो भी आएंगी, जो भी फिगर्स आएंगी वो 120 पर आएंगी। अच्छा, और ये क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 225। ये कॉस्ट प्राइस हेड ऑफिस वाली है, ये कॉस्ट प्राइस हेड ऑफिस वाला है, यानी ये फिगर 100 पर है। ये फिगर 2,25,000, ये फिगर 100 पर है, 100 पर है। सर कहीं लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, खाली यही तो लिखा है स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच पर हो सकता है, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच को इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं। ब्रांच जितने में सामान हेड ऑफिस से खरीदती है उसे इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हैं या कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच भी कह सकते हैं। हमारे क्वेश्चन ने उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया था? इनवॉइस प्राइस। हमारे क्वेश्चन ने उसके लिए वर्ड यूज किया था इनवॉइस प्राइस। तो जहां जहां भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस यूज है, हम मानेंगे वो हेड ऑफिस के लिए यूज है। जहां जहां भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस वर्ड यूज्ड है, हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस वर्ड हेड ऑफिस के लिए यूज्ड है, वो फिगर कॉस्ट प्राइस टू हेड ऑफिस यानी 100 पर है। और जहां इनवॉइस प्राइस वर्ड यूज्ड है, वहां मानेंगे वो फिगर 120 पर है। ओके, इसलिए कॉस्ट प्राइस वर्ड टू हेड ऑफिस मान करके चलेंगे। छोटी सी एजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये छोटी सी एजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके जी, तो ये 225 की फिगर 100 पर है, कॉस्ट टू हेड ऑफिस पर है, हमें चाहिए 120 पर। क्यों? हम ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, हमें ब्रांच की कॉस्ट पे यानी 120 पे लाना पड़ेगा। तो इस बार क्या होगा? 2,25,000 100 पर है तो 100 से डिवाइड होगा, हमें चाहिए 120 पे तो 120 से मल्टीप्लाई होगा। रूल हमेशा यही है, जिस बेस पर वो फिगर है उससे डिवाइड कर दो, जिस बेस पे तुम्हें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। पिछले क्वेश्चंस में क्या था? वो फिगर बड़ी वाली वैल्यू पर थी तो बड़ी से डिवाइड किया, तुम्हें छोटी पे चाहिए था तो छोटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन में छोटा बेस है 100, तुम्हें चाहिए 120 पे, तो डिवाइड करोगे 100 से, मल्टीप्लाई करोगे 120 पे। 225 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, 270। आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया 270। उसके बाद ब्रांच ने और कितना सामान खरीदा हेड ऑफिस से? 14,85,000, लेकिन ये भी कॉस्ट प्राइस पर है, इसे भी कन्वर्ट कर लो। 14,85,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, 17,82,000, 17,82,000। ओके सर, ओके सर, इसे भी कन्वर्ट कर लो। कितनी फिगर थी? 1485, 14,85,000
डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120। उसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस यानी 120, ये 75,000 ऑलरेडी 120 पर है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जो रिटर्न कर दिया वो दूसरी तरफ आ जाता है, आपको पता है सेल रिटर्न बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 75,000। ओके सर, ब्रांच की सेल्स कितनी है 19,50,000 बाय सेल्स 19,50,000। एक्सपेंसेस कितने हैं ब्रांच के 56,000, टू एक्सपेंसेस 56,000। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, इतना सामान पहले से था, इतना और खरीद लिया 70-82 ब्रांच से, ठीक है सर, माइनस इतना वापस लौटा दिया और इतना बाहर बेच दिया। और ये सारी ही फिगर्स किस पर है, ये सारी ही फिगर्स 120 पर है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 270 प्लस 17,82,000 माइनस 19,50,000 माइनस 75,000। अच्छा, 19,50,000 की जो फिगर है ये अपना 150 पर है, ये 150 पर है। 270 किस पे है, 100 पे था, हम 120 पे ले आए। 1782 किस पे, 100 पे था, हम 120 पे ले आए। 75 ऑलरेडी 120 पे था। 1950 सेल प्राइस है, ब्रांच का सेल प्राइस कितना था, ब्रांच का सेल प्राइस था 120 प्लस 25% यानी 150। ओहो, तो हमें इसे 120 पे लाना पड़ेगा। 1950 ये है 150 पर, डिवाइड कर दो, चाहिए 120 पे, मल्टीप्लाई कर दो। 1950 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 120, 1560। अब निकालो क्लोजिंग स्टॉक। 270 प्लस 17,82,000 माइनस 15,60,000 माइनस 75,000, 4,17,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 4,17,000। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा 3,34,000। ये क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, नेट प्रॉफिट आ गया 3,34,000। क्वेश्चन में दो बातें थी, एक रिक्वायरमेंट और है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है हेड ऑफिस के, हेड ऑफिस ने कितना कमाया है अपनी ही ब्रांच से, यानी वो अमाउंट ढूंढना है आपको जो हेड ऑफिस ने अपनी ही ब्रांच को सामान भेजा, ब्रांच के यहाँ बिका नहीं है, अभी बचा हुआ है, उसमें कितना मार्जिन है। तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कितना था 417, इसके अंदर मार्जिन ढूंढना है आपको, इस 417 में मार्जिन ढूंढना है। 4,17,000 किस पर है सर, ये 120 पर है, क्योंकि इसे निकालने के लिए सारी फिगर्स हमने 120 पर यूज करी थी। और प्रॉफिट मार्जिन कितना है जो हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच से कमाता है 20, 100 का सामान 120 में देता है, तो 4,17,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, 69,500 हो गया क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में भी तो आपने निकाला था, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठाया, उसको 160 से डिवाइड किया, उसमें हेड ऑफिस का मार्जिन कितना था 60, उससे मल्टीप्लाई किया। वही चीज यहाँ है, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठाओ 4,17,000, ये किस पर है 120 पर है, डिवाइड कर दो, हेड ऑफिस का मार्जिन कितना है 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 69,500 आ गया, 69,500 आ गया। और ये कहीं आपको ट्रेडिंग P&L में नहीं दिखाना, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जाता है हेड ऑफिस के P&L में डेबिट साइड, हम बना रहे हैं ब्रांच का। ओके, ब्रांच के P&L में नहीं आता है, इसलिए बस इसके नीचे कैलकुलेशन करके दिखानी है, दैट्स इट। हेड ऑफिस का तो ट्रेडिंग अकाउंट मांगा ही नहीं है। चलिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर। ये सितंबर 24 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी हम करने जा रहे हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप एक ऐसा बैच कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। आईटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के 4-4 क्वेश्चन ऐसे क्लास में सॉल्व करवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े चैप्टर ब्रांच जैसे। बायबैक में थे ही नहीं, इक्का दुक्का थे, कैश फ्लो में जो थे वो करा दिए, अमेलगमेशन में काफी सारे आएंगे वो भी कराएंगे, जहां जैसे है सारा करा रहे हैं हम तो कॉम्प्रिहेंसिव, मात्र 30 घंटे में। रेफर करो अपने दोस्तों को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पुणे ब्रांच, पुणे ब्रांच का आपको डाटा दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस, ओपनिंग फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बहुत सारा डाटा दे रखा है। गुड्स कॉस्टिंग 1200 पर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, 1200 के सामान में आग लग गई और 1,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल भी गया, 1,000 रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, मतलब 200 का नुकसान हुआ नेट। 1200 में आग लगी, 1,000 मिल गया, नेट नुकसान हुआ 200 का। ओके सर, तो हमसे मांगा क्या है, पुणे ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओहो, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाना है, मींस डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। यस सर, यस। वैसे भी डाटा आप देख लो, डिपेंडेंट ब्रांच टाइप का दे रखा है, डिपेंडेंट ब्रांच टाइप का दे रखा है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिगर्स लिखना शुरू करो। चलो, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर्स 4,000, ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 500, ओपनिंग फर्नीचर बैलेंस 2,000 और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एक एसेट होता है 150।
तो ये सारे ओपनिंग एसेट्स के बैलेंस आ गए, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया। स्टॉक भी एसेट है, डेटर भी एसेट है, पेटी कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी एसेट है। और सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड। 10,000, 4,000, 500, 2,000, 150। 10,000, 4,000, 500, 2,000, 150 टू ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके सर, ओके सर। इसके बाद ओके जी, और क्या क्या दे रखा है? डेटर्स यानी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 4900। सैलरी आउटस्टैंडिंग, पहले एक एक करके करते हैं। अच्छा, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 4900। डेटर एक एसेट है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखा जाता है? इधर, बाय बैलेंस सीडी। डेटर्स 4900। सर बाय बैलेंस सीडी की जगह बाय क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं? हाँ चलेगा, डिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन में चलेगा केवल, और कहीं नहीं। ठीक है सर, ये आपको पता होना चाहिए। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड नीचे आता है। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ऊपर आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड नीचे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक लायबिलिटी है सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक लायबिलिटी जिसका 1 जनवरी को यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। 1 जनवरी वाले बैलेंस ओपनिंग है, 31 दिसंबर वाले क्लोजिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी एक लायबिलिटी का 1 जनवरी यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 100। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस अभी बताया कहां आएगा? क्रेडिट साइड ऊपर, बाय ओपनिंग बैलेंस सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 80,000। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा 80,000 का, तो गुड सेंड टू ब्रांच 80,000। बहुत बढ़िया, ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद कैश सेल्स 1,30,000, इधर आ जाएगा कैश सेल्स 1,30,000। ये सारा ब्रांच का डाटा है, ये कैश सेल ब्रांच ने करी है, ये ब्रांच का डाटा है। तो ब्रांच ने सेल करी है तो होगा क्या? ब्रांच ने जो नगद सेल करी है, जो ब्रांच के पास पैसा आएगा वो ब्रांच किसको देगी? हेड ऑफिस को। तो अल्टीमेटली पैसा हेड ऑफिस के पास ही आएगा। हेड ऑफिस के यहाँ क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यानी ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, ये कैश सेल्स ब्रांच ने करी है। ओके सर, लेकिन ब्रांच ये पैसा अल्टीमेटली भिजवाएगी हेड ऑफिस के पास ही, और हम हेड ऑफिस की बुक्स में काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस के एंगल से सोचना है कि ब्रांच ने सेल कर दिया, पैसा आएगा हमारे पास। पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, मतलब ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा। इसीलिए तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख रहे हैं बाय कैश के नाम से 130। यही तो होती है लेजर पोस्टिंग। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यानी ब्रांच अकाउंट होगा क्रेडिट, इसलिए ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख रहे हैं बाय कैश, जो पैसा आ गया 130। ओके सर, बताया था सर, सब आपने बताया था। क्रेडिट सेल 40,000, ये यहाँ पे नहीं आएगी सर, यहाँ पे नहीं आएगी सर, क्योंकि ये डेटर्स अकाउंट में नीचे डील हो जाएगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 35,000, यहाँ आ जाएगा सर, जो भी पैसा आएगा वो यहाँ आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 35,000। ओके सर। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ब्रांच के डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा दे दिया। एक तो वो पैसा है जो पहले ब्रांच सेल करती है फिर हेड ऑफिस के पास आता है, एक वो पैसा है जो ब्रांच के ग्राहकों ने डायरेक्टली दे दिया हेड ऑफिस को। ठीक है, कोई भी पैसा आए तुम्हें तो बाय कैश लिखना है, बात खत्म। 2,000 हेड ऑफिस के यहाँ पैसा आ रहा है, बात खत्म। कैसे ही आए? कहीं से आए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर में डील करेंगे। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ब्रांच के पास पैसा भेजा 2,000, 2,400, 1,000 और 600, टोटल 6,000। टोटल 6,000 का कैश भेजा है, टोटल 6,000 का कैश भेजा है। ओके सर, तो जो भी चीज भेजोगे वो यहाँ आएगी। जब गुड्स भेजे थे तो आया था टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब पैसा भेज रहे तो आ जाएगा टू बैंक। 2,000, 2,400, 1,000, 600, 6,000। ठीक है सर, ये सब हमने डिपेंडेंट ब्रांच में किया हुआ है सर, ये सब हमने डिपेंडेंट ब्रांच में किया हुआ है सर। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के डेबिट साइड लिखो और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड नीचे लिखो। ओपनिंग बैलेंसेस लायबिलिटीज के क्रेडिट साइड ऊपर लिखो और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड नीचे लिखो। जो भी सामान हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को वो डेबिट साइड आएगा, चाहे टू गुड्स हो चाहे टू पैसा हो, टू बैंक। और जब जब भी हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा बाय कैश के नाम से दूसरी तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। बस इतना, चलते चलो। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, 1,000 का सामान ब्रांच ने वापस लौटा दिया। ओहो, जब हमने ब्रांच को सामान भेजा था कहां लिखा था? डेबिट साइड 80,000। अब उसने लौटा दिया तो कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? दूसरी तरफ 1,000, दूसरी तरफ 1,000। ठीक है सर, ठीक है सर, रिवर्स कर दिया। ओके सर, ओके सर। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 5,000, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 850। ये स्टॉक और पेटी कैश दोनों एसेट्स होते हैं, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड नीचे आ जाएगा, मैंने बताया 5,000 और
650, 5000 और 650। अच्छा ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये पेटी कैश स्पेंट बाय ब्रांच है। ओके 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 ओके, तो ये 650 कैसे आया, ये 650 कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। ओपनिंग पेटी कैश कितना था ब्रांच के पास, ओपनिंग पेटी कैश कितना था ब्रांच के पास शुरू में 500, हेड ऑफिस से और कितना मिल गया 1000, हो गया 1500, और खर्च कितना कर दिया ब्रांच ने 850, 1500 माइनस 850, 650, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 650। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। शुरू में था 500 और आ गया हेड ऑफिस से 1000, हो गया 1500, हमने खर्च कर दिया 850, बचा कितना 650। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%। तो सर जी फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 2000 था, यस सर, इस पे 10% का डेप्शन लगाओगे यानी 200 रुपए, तो ये कितने का बचेगा 1800, तो ये फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1800, डेप्रिसिएशन इसी में लग जाएगा, 2000 माइनस 10% यानी 200, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आया 1800। उसके बाद 1200 रुपए के गुड्स में आग लग गई, 1000 रुपए मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, 1000 रुपए मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, 1200 के सामान में आग लग गई थी, तो जो भी पैसा मिला मैंने बताया यहाँ आएगा, इंश्योरेंस कंपनी से 1000 रुपए मिला, लिख दो, 1 30 35 2 और 1, टोटल पैसा मिल गया 168। यस सर जी, यस सर जी। अभी हमारे पास क्या रह गया है, अभी हमारे पास क्या रह गया है, डेटर्स की फिगर्स आपने छोड़ी थी सर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, क्रेडिट सेल्स, ये सब छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी, ताकि मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकूं डेटर्स का। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा हो, वहां पे डेटर्स अकाउंट में हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दे ही रखा था 4900, तो ये सारी फिगर्स उसी में एडजस्ट हो गई और हमने सीधा उठा के पहले लिख दिया था 4900। इनको पुट करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट सेल्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, इनको करने की जरूरत नहीं, पुट करने की जरूरत नहीं। क्यों, इन सबको हम डिपेंडेंट ब्रांच में कहां पुट करते हैं, डेटर्स अकाउंट में, आपको सिखाया था पिछली क्लास में, और डेटर्स अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पे। क्यों, क्लोजिंग बैलेंस पहले दे दिया डेटर्स का 4900, इस 4900 में वो सब एडजस्टेड ही है। ये 4900 डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न, क्रेडिट सेल को एडजस्ट करने के बाद ही आता है, 4900 लिख दिया तो बात खत्म। और सर जी ये जो हमारा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है 600 रुपए का, ये 31 मार्च 2025 तक का है, और हम खाता कब बना रहे हैं, हम खाता कब बना रहे हैं 31 दिसंबर 2024 को, और ये कब तक का है, मार्च 2025, अगले 3 महीने का एक्स्ट्रा है। तो सर जी वो क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड क्या कहलाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। 600 इंटू 3/12, 600 इंटू 3/12, भाई ये पूरे 12 महीने का है 600। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली पे किया जाता है, 12 महीने का ही पे किया जाता है, तो 600 रुपए की पेमेंट 12 महीने के लिए। एडवांस कितना है इसमें, जनवरी फरवरी मार्च, हम खाता दिसंबर को बना रहे हैं, ये मार्च तक का है, तो 12 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस बन गया। प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट होता है, इसलिए वो आपका एसेट्स के बैलेंस में आ जाएगा क्लोजिंग डेट पर 150 रुपीज। ये अपनी तरफ से ध्यान रखना है, ये स्टार मार्क पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। फाइनली आप बैलेंस निकालोगे 78950 आ जाएगा। दिस इज इट, दिस इज इट बच्चा पार्टी। फाइनली आप बैलेंस निकालोगे आ जाएगा। दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। यस सर, यस सर, यस सर, दिस इज इट, दिस इज इट। चलिए, कोई भी डाउट हो कनेक्ट करना। हमने ओपनिंग बैलेंसेस एसेट्स के डेबिट साइड लिखे, लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस को क्रेडिट साइड लिखा, एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को क्रेडिट साइड नीचे लिखा, लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट साइड नीचे लिखा। ओके सर। उसके बाद हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो भी सामान भेजा, चाहे टू गुड सेंट हो चाहे पैसा हो, टू बैंक के नाम से डेबिट साइड लिख दिया। हेड ऑफिस के पास जो भी पैसा आया बाय कैश के नाम से, बाय बैंक के नाम से लिख दिया। फर्नीचर पे डेप्शन था, डेप्शन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस खुद निकाला, 500 पहले था, 1000 खरीदा, 1000 और मिल गया, 150 हो गया, 850 खर्च कर दिया, 650 बचा। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दे ही रखा था, इसलिए क्रेडिट सेल और अपना ये डिस्काउंट अलाउड टू डेटर वगैरह की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट ध्यान रखने लायक था, क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस। पूरे 12 महीने का पे किया है 600, जिसमें 3 महीने का फालतू है, तो 600/12 इंटू 3 फालतू यानी प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एसेट हो गया 150 रुपए का 150। दिस इज इट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और सर जी ये सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी भी रह गया, ओ माय गॉड। स्मार्ट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसकी ब्रांच न्यूयॉर्क में है। ओके, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आया है।
स्मार्ट लिमिटेड इंडिया में है, ब्रांच न्यूयॉर्क में है, फॉरेन में है, हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच फॉरेन में है। और बैलेंसेस आपको दे रखे हैं ब्रांच के ट्रायल बैलेंस, इसे कन्वर्ट करना है आपको, इसे कन्वर्ट करना है आपको। ओहो, याद करो हमारा पॉडकास्ट वाला लेक्चर, कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल बताए थे आपको? ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे और इनकम एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करेंगे। और क्या पूछा था सुमित ने पॉडकास्ट लेक्चर में कि सर अगर किसी आइटम का बैलेंस दूसरी बुक्स में मिल जाए तो वहां से उठा लो, अगर किसी आइटम के लिए ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई थी उसी दिन का रेट दे रखा है तो वो ज्यादा स्पेसिफिक है, फिर उसे यूज करो। ये रेट थे कन्वर्जन के लिए, ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग रेट पे, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग रेट पे, इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट पे, अगर किसी आइटम का पर्टिकुलर डेट का ट्रांजैक्शन दे रखा है तो उसी डेट वाले रेट पे, और अगर किसी आइटम का बैलेंस दूसरे की बुक से मिल सकता है तो वहां से उठा लेंगे। ये रूल्स थे कन्वर्ट करने के लिए। आओ जरा करते हैं। एवरेज रेट 56 है, क्लोजिंग रेट 58 है और ओपनिंग रेट कितना है तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा शायद, ओपनिंग रेट दे नहीं रखा, निकाल लो, सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज रेट का? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज रेट का? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज आपको दे रखा है 56 इक्वल टू ओपनिंग हमें ढूंढना है प्लस क्लोजिंग दे रखा है कितना 58 डिवाइडेड बाय 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। 112 इक्वल टू ओपनिंग रेट प्लस 58, ओपनिंग रेट हो जाएगा 112 माइनस 58 दैट इज 54, ओपनिंग रेट हो जाएगा 54। लेकिन इन्होंने कहीं भी 54 यूज नहीं किया हुआ यार, ओपनिंग रेट कहीं यूज नहीं कर रखा क्या? शायद जरूरत ही ना पड़े मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं क्या क्या आइटम से देखते हैं। एक्सपेंडिचर 103095, ये डॉलर्स में है, याद रखना ये डॉलर्स में है, हमें चाहिए रुपी में। तो बताओ डॉलर हैवी करेंसी है, रुपी वीकर करेंसी है, हमें हैवी से वीक में आना है। मैंने बताया था क्या करना है, मल्टीप्लाई 103095, ये एक्सपेंडिचर है हमारा 103095, ठीक है सर। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा ओपनिंग रेट आया है 54, क्लोजिंग रेट है 58, एवरेज रेट है 56। ओके सर। अच्छा तो ये एक्सपेंडिचर 103095 किस रेट पे कन्वर्ट होगा बच्चा पार्टी? ये किस रेट पे कन्वर्ट होगा प्लीज टेल मी, ये किस रेट पे कन्वर्ट होगा? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, एवरेज रेट पे। एवरेज कितना है 56, इनकम और एक्सपेंस को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करते हैं बता दिया, और डॉलर से रुपी में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बता दिया। 103095 इंटू 56 577320, ठीक है सर। नेक्स्ट दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस $2175, ये क्या है? एसेट है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग रेट पे 58 पे 2175 इंटू 58 126150 126150। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या दे रखा है इसके बाद? डेटर्स, डेटर्स भैया क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, सीधी बात है। 7365 इंटू 58 427170 क्लोजिंग बैलेंस है। फिक्स्ड एसेट्स $27360 के हैं। ओके सर, ओके सर। फिक्स्ड एसेट के लिए आपको पर्टिकुलर रेट दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स 55, फिक्स्ड एसेट जिस दिन खरीदे थे उस दिन रेट 55 था, तो पर्टिकुलर रेट यूज करो इनके लिए 27360 इंटू 55, बहुत ही सिंपल है 15,04,800। डेप्रीसिएशन भी फिक्स्ड एसेट वाले रेट से ही कन्वर्ट होगा, 20% का डेप्रीसिएशन है तो 27360 इंटू 20%। डॉलर्स में डेप्रीसिएशन आ गया, डॉलर्स में दे रखा है क्या डेप्रीसिएशन क्वेश्चन ने? पहले तो ये देख लो, ये रहा 34200 इंटू 20%, 34200 इंटू 20%, 6840, 6840 डेप्रेशन हो गया 6840, ये भी 55 से ही कन्वर्ट होगा इंटू 55 376200, 376200। सर फिक्स्ड एसेट तो ऊपर आप देखो सर कितने का दे रखा था, 34,200 का दे रखा था, पर ये ग्रॉस है बाबू, ग्रॉस। नेट भी तो करो इसको, 34,200 में से 20% माइनस करो ना डेप्रिसिएशन। तब भी 25920 आ रहा है। 27,360 प्लस 6840 34,200, हाँ तो 34,200 इंटू 20% 6840, हाँ ये ग्रॉस है 34,200, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो ना, 34,200 इंटू 20%,
तो ये क्या आता है माइनस 34,200 इंटू 20%, दैट इज 6480, 27,720। यार ये हो क्या रहा है भाई, नीचे गलत लिखा हुआ है क्या? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 20%, स्टॉक फिक्स्ड एसेट वाज परचेज, और तो कोई डिटेल है नहीं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? इंटू 20% माइनस 34,200, नहीं यार 27,360, ये किया क्या हुआ इन्होंने यार? कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? इनकम एक्सपेंस दिस स्टॉक आइटम इज वैल्यूड एट दिस 27,360, 6,840। मुझसे ही गलती हो रही है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेटर से मुझसे ही गलती हो रही है। आई रिपीट वंस मोर, फिक्स्ड एसेट का ग्रॉस अमाउंट है 30, मैं दूसरी जगह लिखता हूं, फिक्स्ड एसेट्स का ग्रॉस अमाउंट है 34,200, हमें चाहिए होता है नेट। नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है जो कि 20% है। 34,200 इंटू 20%, 6840। चेक ये क्या बचेगा? 34,200 माइनस 6840, 27,360। इसलिए नीचे जो एसेट लिखा हुआ है वो 27,360 लिखा हुआ है, वो भी 55 पे कन्वर्ट होगा, और डेप्रिसिएशन 6840 55 पे कन्वर्ट होगा। 34,200 के दो टुकड़े हो गए, 34,200 के दो टुकड़े हो गए, एक डेप्शन और एक बची हुई वैल्यू। ठीक है सर। उसके बाद इन्वेंट्री पी, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? एसेट्स के बाद इन्वेंट्री पी 5520, और नीचे क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री पी को जब खरीदा था, नीचे पढ़िए, स्टॉक आइटम पी इज वैल्यूड एट 5520, परचेज्ड वाज एट रेट ऑफ 56.50, 56.50। तो इसका भाई उसी दिन का रेट दे रखा है आपको, इसका उसी दिन का रेट दे रखा है। तो बताइए बच्चा पार्टी कैसे करेंगे? उसी दिन के रेट पे कन्वर्ट करेंगे सर, और क्या करेंगे? 56.50 पे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो जरा निकालिए, स्टॉक की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 5520 इंटू 56.5, 5520 इंटू 56.5, 3,11,880 ये कॉस्ट है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है 285,000। AS2 में पढ़ा था, इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट 3,11,880 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 285, लोअर क्या है? 285, तो किस पे लेंगे? 285। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ना दे रखी होती नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो कॉस्ट पे उठा लेते 3,11,800 से, दे रखी है तो फिर AS2 याद आना चाहिए, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इन्वेंट्री क्यू 1035 है, कॉस्ट इतनी है, जिस दिन खरीदा था 53 में खरीदा था। आइए ये देखिए, इन्वेंट्री क्यू आपको दे रखी है 1035। ओके सर। जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट कितना है? जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट कितना है? 53। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ये 5520 कॉस्ट प्राइस था, ये 1035 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। देखो नीचे क्वेश्चन में, एवरेज पी, स्टॉक आइटम पी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 5520। तो पी की जो ऊपर वैल्यू आपको दे रखी है 5520, ये कॉस्ट प्राइस थी, इसे फिर एनआरवी से कंपेयर किया और लोअर ले लिया। क्यू की जो 1035 है ये एनआरवी है, नीचे लिखा हुआ है क्यू इज कैरिड एट एनआरवी 1035, ये एनआरवी है 1035। तो सर इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 1065, 1065। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो सर लोअर ले लो? नहीं नहीं, डॉलर में लोअर क्यों ले लो? पहले कन्वर्ट करो फिर लोअर ले लो ना। ओहो हो, ठीक है सर। तो कॉस्ट प्राइस 1065 है, एनआरवी 1035 है, दोनों को कन्वर्ट करो, दोनों को कन्वर्ट करो। कॉस्ट प्राइस 1035 को 58 पे कन्वर्ट करो, 58 पे कन्वर्ट करो। कॉस्ट प्राइस 105 को 65 को 58 पे कन्वर्ट करो। 53 पे, 53 पे, 53 पे। क्यों? जिस दिन ये खरीदा था उस दिन 53 का दाम था। कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा था 1065 में, और जिस दिन खरीदा था 53 का दाम था, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1065 इंटू 53, 1065 इंटू 53, 56445, 56445। ओके सर।
और एनआरवी कितनी है सर 1035, इसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करो, एनआरवी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होती है 58 पे, 1035 इंटू 58, 60030। एनआरवी कब निकालते हैं? लास्ट डेट पर, जिस दिन स्टॉक निकालते हैं। एनआरवी की जरूरत कब पड़ती है? स्टॉक में। स्टॉक कब आता है? लास्ट डेट पे। लास्ट डेट यानी क्लोजिंग रेट 58। लोअर क्या आ गया? 56445, तो ये आ जाएगा 56445। ओके सर। उसके बाद ब्रांच कंट्रोल अकाउंट एज पर हेड ऑफिस बुक्स 266265, 266265, ये एज इट इज उठा लो बच्चों, ये एज इट इज उठा लो। ये कौन सा पॉइंट है? दूसरी बुक्स में बैलेंस मिल गया हमें। हेड ऑफिस अकाउंट में, मतलब ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, हमने हेड ऑफिस की बुक से ब्रांच अकाउंट का बैलेंस उठा लिया, ऑलरेडी रुपीस में दे रखा है। हम क्या बना रहे हैं? ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट में क्या बैलेंस आना चाहिए? रुपीस में। वो हमने हेड ऑफिस अकाउंट में ब्रांच, हेड ऑफिस बुक्स में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस उठा लिया रुपीस में। वो सेम होता है दोनों जगह, रिकंसिलेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। मैंने कहा था दूसरी बुक से उठा सकते हैं हम, ठीक है सर। उसके बाद और क्या क्या आइटम्स हैं ऊपर? इनकम है 132, क्रेडिटर्स हैं, इनकम और क्रेडिटर्स दोनों ही क्रेडिट साइड जाते हैं। इनकम 132 एवरेज रेट पे कन्वर्ट हो जाएगी, क्रेडिटर्स 15570 क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स क्लोजिंग डेट पे निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है। दिस इज इट। दोनों साइड का बैलेंस कर लो, आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा निकल करके 12240। ये हो गया कन्वर्जन। ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग रेट पे करो, क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग रेट पे करो, इनकम एक्सपेंस को एवरेज रेट पे करो, फिक्स्ड एसेट को उसी दिन वाला रेट उठा लो, डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड एसेट वाले रेट से ही कन्वर्ट होगा, और ग्रॉस वैल्यू दे रखी थी, नेट करना ना भूलें फिक्स्ड एसेट की, और क्लोजिंग स्टॉक वाले कुछ पॉइंट थे कि क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। पहले रुपीस में कॉस्ट निकाल लो, रुपीस में एनआरवी निकाल लो, और फिर लोअर ले लो। एनआरवी क्लोजिंग रेट पे निकलेगी और कॉस्ट उस दिन के रेट पे निकलेगी जिस दिन इन्वेंट्री खरीदी थी आपने। वो सब डाटा क्वेश्चन ने दे रखा है। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट से उठा लिया 266265, और एक्सचेंज डिफरेंस आ गया 12240। दिस इज इट। चलिए खत्म हो गया आपके एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू के लेक्चर सारे कर लिए। इससे अलग क्वेश्चन ही नहीं है, ब्रांच का, सारे करा दिए मैंने आपको ब्रांच। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद।